उस वो और उधर बिहार, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो क्या दिखाई देता है आपको डॉक्टर साहब? जी राजीव जी, सबसे पहले तो अहले हिंदुस्तान को डीवी लाइव के मार्फत ईद शांतिपूर्वक संपन्न होने के लिए मुबारकबाद। ईद की बहुत बहुत बधाई। आज हिंदुस्तान के लोगों की जीत हुई है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से, खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसी जगहों से जो आवाजें उठ रही थी, छत पर नमाज अदा न करें, सड़क पर अदा करेंगे तो पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा, उस सब को आज देश के लोगों ने जवाब दे दिया है। हर तरफ से हर्षोल्लास के साथ पूरे देश ने ईद मनाई है। यानी आरएसएस, बीजेपी और उसके जो पिछलग्गू संगठन है, वो जो कोशिश कर रहे थे, आज वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही है। जयपुर में लोगों ने, हिंदुओं ने फूल बरसाए हैं नमाजियों पर। कई जगह इस तरह की स्वागत सत्कार की खबरें और विजुअल्स आए। अब इसके पीछे जो राजनीति है उसको समझने की जरूरत है। यह सब जहां से हो रहा है, उत्तर प्रदेश से, वहां से लेकर नागपुर तक पिछले कुछ दिनों में जितनी हलचल हुई है, वो सारी हलचल नरेंद्र मोदी को लगातार असहज करने वाली। भले योगी आदित्यनाथ ताल ठोककर कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश करें, यह नागपुर में दंगा हो जाए औरंगजेब के नाम पर, और संघ ये राग अलापने लगे कि यह मुद्दा जरूरी नहीं है, अप्रासंगिक है, ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त। और इसमें सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस तरीके से चल पड़े। अखिलेश यादव बहुत साफ साफ कह रहे हैं, मैं इसे इमरजेंसी कहूं, तानाशाही कहूं, वे पूछ जरूर रहे हैं लेकिन बता ही रहे हैं देश को कि ये एक तरह से अघोषित आपातकाल है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार जनहित के मुद्दों पर बात करते रहे हैं। सोनिया गांधी का आज का आलेख भी उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण है नागपुर में नरेंद्र मोदी की हाजिरी और उसके बाद संघ का बयान। एक तो उस बैठक के बाद तमाम उन्होंने कसीदे काढ़े हैं, विजिटर बुक में लिखा है, डॉक्टर हेडगेवार को याद किया, गुरु जी को याद किया, ऊर्जा पुंज कहा, सब कुछ कहा है। इसके बाद भी संघ के तेवर ढीले होते नहीं दिखाई दे रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं भी हमेशा यही कहता हूं, ये सब एक हैं। वो जो मैं हर बार डॉक्टर अख्तर नजमी का शेर दोहराता हूं कि हर एक काम सलीके से बांट रखा है, ये लोग आग लगाएंगे, ये हवा देंगे। तो संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों में सब काम बटा हुआ है। सबको मालूम है, भैया जी जोशी कहेंगे कि औरंगजेब का मामला अप्रासंगिक है, गैर जरूरी है, लेकिन इसको अनसुना करके बाकी के पूरे तंत्र को अपना काम करते रहना है। ये तो पहले भी कह चुके हैं ना संघ के एक पदाधिकारी, किसने सुना? उनके उस बयान के बाद तो दिल्ली में अकबर रोड पर जो साइन बोर्ड लगा था, साइनेज था, उसे पोत दिया गया। इसकी मांग शुरू हो गई है अकबर का नाम हटाया जाए। अब इन लोगों को कौन ये बताए कि अकबर ने जब सत्ता संभाली थी तो उसने सबसे पहले भगवान राम के नाम का सिक्का जारी किया था। अब इनके व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से तो ये सारी जानकारियां इन तक पहुंचेगी नहीं, इसलिए हमें बताना पड़ता है कि भैया जी जोशी भले कुछ कहें, औरंगजेब के बाद जल्द ही अकबर के नाम पर भी राजनीति चमकाने की कोशिश बीजेपी और उसके समर्थक करने वाले। लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या सचमुच में राहत मिली है नागपुर जाने से? क्या वहां से वे कोई ऐसा टॉनिक लेकर आए जिसके बाद वे दोबारा ताकत से वैसे ही अवतारी स्वरूप में हमारे सामने होंगे? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर कोई सहमति बनी है? क्या मोहन भागवत ने 75 साल के फॉर्मूले की उन्हें याद दिलाई है? क्या उन्हें याद दिलाया गया है कि सितंबर में 75 साल के आप होने वाले महानुभाव? तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब थोड़े दिनों में मिलेंगे। लेकिन इस बीच में उससे भी बड़ा मामला आने वाला है, वक्फ बिल का।
वो नरेंद्र मोदी के लिए करो या मरो साबित हो सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हमेशा से उनकी पार्टी और वे वक्त की संपत्तियों को लेकर मुसलमानों के हक में खड़े। जी। नीतीश कुमार पर भी वो दबाव है, लेकिन नीतीश कुमार कमोबेश नायडू की तुलना में कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है, उनके संगी साथी भी साथ छोड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा कि नीतीश कुमार के सांसद और विधायक मोदी की गोद में या बीजेपी की गोद में बैठे दिखाई दें, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी अभी ये करने की स्थिति में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में बहुत ताकतवर है, इसलिए मुझे लग रहा है पिछले 7-8 दिनों में जो कुछ हुआ है वो मोदी के लिए परेशानी का सबब है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी जो दो नतीजे सामने आने हैं, एक तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब नाम सामने आएगा तब समझ में आएगा कि असल में नागपुर में हुआ क्या था मोदी और भागवत की मुलाकात में। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि 2 अप्रैल को जब बिल आने वाला है तब सदन में ये पार्टियां क्या रुख अख्तियार करती हैं। क्या ये बिल फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या इस सत्र के चलते तक फिर इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, या सचमुच में अगर वो पारित हो जाता है तो इन दोनों पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल होगी अपने मतदाताओं, अपने वोट बैंक को जवाब देना। तो अभी कई दिन और अभी इस तरह की संभावनाओं पर बात होती रहेगी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वक्फ बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा जितनी की जाए वो कम है, और आज किरण रिजिजू साफ साफ कह रहे हैं। जी राजीव जी, इन सवालों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने सोनिया गांधी के आलेख का भी जिक्र किया था जी। आपने भी शुरू में उसकी बात कही। एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने संकेत किया अपने आलेख में, जो 3 C उन्होंने कहे, सेंट्रलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकरण शिक्षा नीति का। इसका एक नजारा आज ही पेश आ गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष ने आज कामकाज संभाला है। ये देखिए, ये तस्वीर हमारी स्क्रीन पर हम हम वो वीडियो ही दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो रहा, किसी घर के भीतर का कोई कार्यक्रम नहीं है कि घर में अखंड रामायण हुई हो। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पवन अग्रवाल अपना दायित्व संभालने के दिन अपने विभाग में पहुंचे हैं। देखिए क्या क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने 2-3 दिन पहले जो विद्यार्थियों के बीच में कहा था कि विश्वविद्यालयों पर संघ का कब्जा हो गया है, ज्यादातर कुलपति संघ के लोग हैं, ये नजारा इसी बात की निशानी है। देखिए कैसे पूजा पाठ हो रहा है विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के कक्ष में। वे सिर्फ अपना कार्यभार संभालने पहुंचे, कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, लेकिन पूरी तरह से धार्मिक आयोजन बना दिया गया। तो सोनिया गांधी ने जो 3 C अपने आलेख में उल्लिखित किए हैं, उसमें से सबसे खतरनाक ये तीसरा वाला C है, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता से ओत प्रोत शिक्षा व्यवस्था। सोनिया गांधी ने लिखा है कि NCERT की किताबों में से मुगल काल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या और कई ऐसे तथ्य हटा दिए गए हैं जो सत्ताधारियों को असहज करते हैं, लेकिन इतिहास इस तरह किताबों में से हटाने से मिट नहीं जाएगा। खतरा तो यह है ही कि जो बच्चे NCERT की किताबों में पढ़ेंगे उन्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, वो किस विचारधारा से प्रेरित था, कौन लोग थे उस समय जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो सोनिया गांधी की चिंता वाजिब है, राहुल गांधी की चिंता वाजिब है, और बीजेपी संघ के लोग इस तरह के कामों से उन्हें सही साबित कर देते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या संजय राउत की आशंका सही है, या अमलेंदु जी जो कह रहे हैं कि सितंबर में नरेंद्र मोदी रिटायर हो सकते हैं। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के सामने कई विकल्प रखे गए होंगे कि आपने ही नियम बनाया था 75 साल का, अब आप खुद हो रहे हैं 75 साल के, तो क्या विकल्प हो सकते हैं? भारत में तो एकमात्र विकल्प उनके पास ही हो सकता है कि वे भारत के राष्ट्रपति बन जाएं। राष्ट्रपति बनने से सबसे बड़ी सुविधा यह होगी
कि संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति, वो भी राष्ट्रपति जैसे पद पर रह चुके व्यक्ति के खिलाफ भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई, मुकदमे वगैरह की आशंकाओं से काफी कुछ निजात मिल सकती है। जी। बाकी वे विश्वगुरु हैं, थोड़ी सी कायदे कानून की व्यवस्था है, वरना वे अमेरिका के राष्ट्रपति बनने लायक। संघ अब उन्हें किस तरह से हाशिए पर ले जाएगा, इसकी कोई व्यू रचना संघ के भीतर चल रही हो। मैं अक्सर एक मुहावरे का इस्तेमाल करता हूं कि संघ धागे से मक्खन को काटता है, उसमें आवाज नहीं होती है। संघ जिस दिन तय कर लेगा कि नरेंद्र मोदी को उसे अब रास्ते से हटाना है या हाशिए पर ले जाना है, उन्हें वानप्रस्थ आश्रम में भेजना है, तपस्या के लिए हिमालय में भेजना है या राष्ट्रपति भवन में बिठा देना है, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन मैं सुनील जी की इस बात से सहमत हूं कि संघ को अभी नरेंद्र मोदी से वैसी कोई बड़ी असुविधा नहीं दिखती। संघ के अपने जो एजेंडे हैं, उसका जो सपना है हिंदू राष्ट्र के लिए, उसे पूरा करने के लिए जिस तरह की राजनीति चाहिए, उस सारी राजनीति को नरेंद्र मोदी का संरक्षण है। वे खुद वैसे भाषण देते हैं चुनावी सभाओं से लेकर संसद तक में। जब तक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार संघ के एजेंडे में आड़े नहीं आएगी, तब तक थोड़े दिनों, थोड़े साल, थोड़े महीने नरेंद्र मोदी अभी चलते रहेंगे। पर जिस दिन संघ सोच लेगा, उस दिन उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी भी उतने कमजोर अभी नहीं है, पार्टी के भीतर से अभी कोई आवाजें नहीं उठी है। संघ अगर उन आवाजों को हवा देगा, किसी की पीठ पर हाथ रख देगा, तब अगर एक कोई गुट, कोई नेता खड़ा हो जाए, तब इसकी संभावनाएं बढ़ने लगेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे सितंबर महीना पास आएगा, नरेंद्र मोदी के सामने वो सवाल मुंह बाकर खड़ा हो जाएगा कि आखिर आपने खुद जो नियम बनाया था वो आपके ऊपर लागू होगा या नहीं। अंतिम बात, वक्फ बिल जिस दिन पेश होगा, 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, इन सब की गति, भई गति सांप छछूंदर केरी, वो हो जाएगी। न इनसे उगलते बनेगा न निगलते बनेगा, क्योंकि इन सबको अपने अपने वोटर, अपने अपने वोट बैंक को भी जवाब देना है। बहुत आसानी से ये लोग इस बिल को पास होते हुए नहीं देख पाएंगे, और अगर देखेंगे तो इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ सकता है अपने अपने क्षेत्रों में। तो मुझे लगता है 2 तारीख को जैसे ही ये बिल रखा जाएगा, उसके बाद इन चारों पार्टियों के तेवर देखने लायक होंगे। अभी तक तो बाहर बयानबाजी चल रही है, नायडू जी वहां कुछ भी कह रहे हो, सदन में उनके सांसद क्या करते